Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to start a new chapter, a new unit. हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 के 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और हर एक प्लैनेट के अपने कुछ सैटेलाइट्स हैं, वेदर दे आर नेचुरल और दे आर आर्टिफिशियल, मैन मेड, राइट। और हम एक बात जानते हैं कि जब हम हाइट से किसी भी चीज को छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरती है। तो किसी भी स्टार का, जैसे कि सन, प्लैनेट्स को अपने साथ बाउंड करके रखना ताकि वो उसके इर्द गिर्द घूम सके। किसी भी प्लैनेट का सैटेलाइट को बाउंड करना ताकि वो उसके अराउंड घूम सके। और किसी भी बॉडी का नीचे गिरना, इन सब के लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और वो हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है। बावजूद इसके कि वो फोर्स हमारे पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को तय करती है, पूरे यूनिवर्स को बांध के रखती है, फिर भी वो जो फोर्स है वो नेचर की वीकेस्ट फोर्स है। तो उस फोर्स का नाम है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। और आज हम बहुत ही आसान सा इंटरेस्टिंग सा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 6, और यू में से चैप्टर 8। द नेम ऑफ द यूनिट इज ग्रेविटेशन, राइट। व्हाट इज ग्रेविटेशन? Gravitation is the phenomena in which a body of the universe attracts every another body of the universe. एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर यूनिवर्स की एक बॉडी यूनिवर्स की बाकी सारी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। अगर इन दोनों बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो और दूसरी बॉडी कोई भी हो तो उसको नाम बोल दिया जाता है ग्रेविटी। क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच out of two attracting bodies, one body is surely earth, right? अब ये फोर्स कितनी होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मैं इस कमरे में प्रेजेंट हूं, ठीक है, आई एम द बॉडी, आई एम हैविंग सर्टेन मास। इस कमरे में और भी चीजें पड़ी हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग मास, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो हम सभी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे और लेट्स से दिस लेक्चर स्टैंड और दिस कैमरा, राइट, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? कितनी होगी, क्या बिहेवियर होगा इसका, ये सब कुछ हमें बताया था किसने डेवलप करके? सर इसक न्यूटन ने, राइट। उन्होंने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने हमें बताया था कि जो फोर्स है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है मास ऑफ द बॉडीज। मेरा मास कितना है, इस कैमरा का मास कितना है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। पहला फैक्टर कौन सा है? मास। और कैसे डिपेंड करती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 bodies, the gravitational force of attraction between 2 bodies is directly proportional to product of the mass of the 2 bodies and inversely proportional to square of the distance between center of mass of 2 bodies, right? 2 bodies के बीच सेंटर में से कितना गैप है, सेंटर टू सेंटर लेते हैं, राइट। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को मैं कंबाइन कर दूं, देयर मस्ट बी सम कांस्टेंट हियर। पहले तो कंबाइन कर लेते हैं, इट विल बिकम m1 m2 by d स्क्वायर। और अगर इसको यहां पे इक्वेट करूं तो कोई ना कोई बैलेंसिंग फैक्टर आना चाहिए,
उस कांस्टेंट का नाम रख दिया हमने कैपिटल जी, और क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल इट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, राइट। साथ में m1 m2 बाय d स्क्वायर एज इट इज, राइट। दिस वाज द लॉ गिवन बाय सर इसैक न्यूटन, बट द थिंग इज हाउ डिड इट केम इनटू हिज माइंड कि ये फैक्टर्स हैं। जैसे कि आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे एक एप्पल के ट्री से गिरते हुए एप्पल को, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है। देन ही केम आउट विद द फैक्ट के इस एप्पल को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज व्हाई इट फॉलन डाउन। तो उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ इस एप्पल पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है तो श्योरली यही फोर्स अर्थ मून पे लगा रही होगी, ताकि उसको अपने साथ बांध के रखे और अपने अराउंड रिवॉल्व करवाती रहे, ठीक है। फिर उन्होंने एक थोड़ी सी कैलकुलेशंस कैरी आउट की। उन्होंने कैलकुलेशंस क्या कैरी आउट की, उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के, राइट, यहां से उन्होंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर, राइट। फिर इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू आ रही थी फॉर प्लैनेट अर्थ, सॉरी फॉर मून, अर्थ के अराउंड घूमने के लिए, दैट वाज 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे तो बहुत कम है ये। तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली सरफेस से ऊपर जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होती है वो डिक्रीज होती है। देन ही फाइनली कंक्लूडेड दैट कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सर्टेनली एक्सेलरेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर मैं यहां पे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लूं, राइट, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, ये मून है यहां पे जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट। लेट्स से इट इज गोइंग इन दैट वे विद वेलोसिटी v, और ये जो डिस्टेंस है यहां तक का, दिस इज r, राइट। तो उन्होंने क्या किया, अपने इस थॉट से कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वहां से एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और g की रेशो कैलकुलेट की। किस चीज को यूज करके, इस फैक्ट को यूज करके कि ग्रेविटेशनल फोर्स और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, बिकॉज फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फोर्स किसी चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है तो ऑब्वियसली वहां पे एक्सेलरेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ही है। तो यहां से जब इसको सॉल्व किया तो यहां से भी AC की जो वैल्यू है, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली पता था कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा RE/R का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे they were well aware with the fact कि जो RE/R है इसकी वैल्यू 1/60 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर किया और साथ में g की वैल्यू 9.8 यूज की, तो AC की वैल्यू यहां पे भी यही आ रही थी, राइट। तो वो काफी श्योर हो गए कि देखो जितनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मून को चाहिए होती है वो इस कैलकुलेशन से भी आ रही है, इस कैलकुलेशन से भी आ रही है। इसका मतलब उनका थॉट बिल्कुल सही था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो दूसरा फैक्ट मिल गया हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये म्यूचुअल है। म्यूचुअल का मतलब कि जितनी फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है उतनी ही फोर्स दूसरी बॉडी
पहली बॉडी पे लगाती है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब उनके मासेस के प्रोपोर्शनल तो होगी ही, यहां से पहला है। ये सब सोचने के बाद उन्होंने इस लॉ को हमें बना के दिया, राइट। समझ में आया उनके दिमाग में क्या थॉट चल रहा था उस टाइम पे। और फिर उन्होंने इस नॉलेज को एक्सटेंड किया कि सिर्फ ये फोर्स अर्थ ही नहीं लगाती, ये यूनिवर्स की हर एक बॉडी लगाती है, यूनिवर्स की हर एक बॉडी लगाती है। तो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। वर्ड यूनिवर्सल क्यों आया? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होता है और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम होती है। 9th क्लास में बहुत फेमसली हमसे पूछा जाता था कि व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड हम वहां पे आंसर लिखते थे क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक जितनी है। और इसकी वैल्यू किसने ढूंढी थी? अनदर साइंटिस्ट, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने ढूंढी थी। ये वैल्यू कितनी थी? दिस वाज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट्स क्या बनाओगे जी की? डी स्क्वायर ऊपर ले आओ, m1 m2 नीचे आ जाएगा, f इंटू डी स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। तो ये बन जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आपको जी की डेफिनेशन देनी है तो वो भी दे सकते हैं आप। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर ये किस सिस्टम में है, ये एसआई सिस्टम में है। अगर आप सीजीएस सिस्टम में जानना चाहते हैं तो इसके जैसा हमने एक न्यूमेरिकल ट्राई किया हुआ है। कहां पे? यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो वहां पे फाइंड आउट किया था, ये होती है 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं यहां पे मासेस को 1 यूनिट पुट कर दूं और डिस्टेंस को भी 1 यूनिट पुट कर दूं। अब ये 1 यूनिट का मतलब यहां पे क्या है? यूनिट का मतलब है कि उसका साइज ऑफ यूनिट, वो डिपेंड करेगा सिस्टम पे। अगर आपको एसआई में जाना है तो किलोग्राम ले लोगे और मीटर ले लोगे। अगर सीजीएस में जाना है तो ग्राम और सेंटीमीटर ले लोगे। ओके, उसी हिसाब से डेफिनेशन बन जाएगी। मैं जनरल डेफिनेशन देके चल रहा हूं कि अगर दो बॉडीज का मास 1 यूनिट है और उनके बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग यूनिट मास सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, राइट। अगर एसआई में आ गया तो किलोग्राम और मीटर कर देना, सीजीएस आ गया तो ग्राम और सेंटीमीटर कर देना। यू कैन डू दैट। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि डायमेंशंस क्या होती हैं जी की। वैसे तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रखा है, फिर भी डायमेंशंस ऑफ जी होती हैं m-1 L3 T-2, राइट। आप इसको बना के भी देख सकते हैं, यू नो द मेथड की कैसे बना के देखनी है। चलिए, देन उसके बाद आता है कि हेनरी कैवेंडिश ने ये जी की वैल्यू कैसे निकाली थी। उन्होंने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम बीम बैलेंस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, राइट। बीम बैलेंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, पर आपको एक बार हल्का सा बता देता हूं। बहुत सिंपल है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जैसे मेरे पास एक फिक्स सरफेस हो, जैसे कि इस कमरे की छत, ठीक है, उसके साथ मैं एक धागा बांध दूं, थ्रेड बांध दूं, कौन से मटेरियल से बना हुआ? क्वार्ट्ज। एक्चुअली यहां पे मैंने क्वार्ट्ज क्यों यूज किया? क्वार्ट्ज की इलास्टिसिटी बहुत होती है, राइट।
ये अपनी पोजीशन को वापस रीगेन करने की इच्छा बहुत रखता है। ओके, तो इसके साथ हमने एक बीम अटैच किया हुआ है। बीम जानते हैं, बीम वो तकड़ी जो होती थी, तराजू जो होता था, उसका वो डंडा जिसके ऊपर दोनों पलड़े लटकाए होते थे। ठीक है, तो इसके साथ हमने दो मेटल सफियर अटैच कर दिए। राइट, इन मेटल सफियर्स का मास m है और ये मेटल सफियर्स के बीच में जो गैप है वो L है। ओके, फिर हमने क्या किया, यहां पे कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे एक दूसरा सफियर रख दिया विच इज हैविंग कैपिटल मास m, और इसके लिए यहां पे रख दिया ये सफियर विच इज हैविंग कैपिटल मास m। राइट, और डिस्टेंस यहां पे भी कितना था, डिस्टेंस यहां पे भी d था। ओके, तो क्या होगा, ये वाला बड़ा m मतलब ज्यादा मास इस छोटे मास को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला ज्यादा मास इस छोटे मास को अपनी तरफ खींचेगा। राइट, फोर्स तो बराबर लगा रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा किसमें पैदा होगी, छोटे वाले में, तो वो खींचा चला आएगा। तो ये दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी। वो कितनी लगेगी, दैट इज गोइंग टू बी दिस फोर्स। और इस फोर्स की वजह से इस बीम में क्या पैदा हो जाएगा, एक टॉर्क पैदा हो जाएगा। वो टॉर्क कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, तो इसको अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा दिस वन। ठीक है, अच्छा, अब इस टॉर्क की वजह से जब ये बीम घूमेगा तो क्वार्ट्ज फाइबर में क्या पड़ जाएंगे, ट्विस्ट पड़ जाएंगे, उसमें बल पड़ जाएंगे। अब क्वार्ट्ज फाइबर की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या चाहेगी कि ये बल ना पड़े, तो वो इस टॉर्क के बदले में, जो कि टॉर्क की वजह से ट्विस्ट पड़ गए, इसके बदले में एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगी। रीस्टोरिंग का मतलब जानते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप को वापस लेके आना, रीस्टोर करना, वापस लेके आना किसी चीज को, वापस रखना। तो अगर ये ऐसे घूमा था क्वार्ट्ज फाइबर में, रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये फिर ऐसे घूमना चाहेगा। ठीक है, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होता है बच्चों, जैसे हमने हुक्स लॉ पढ़ा था लीनियर फोर्स के केस में कि F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो रोटेशनल मोशन के केस में ये के थीटा होता है। देखो, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग कौन, टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग टॉर्क कौन, एनालॉग कौन, रोटेशनल एनालॉग कौन, थीटा। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट था, यहाँ पे उसको टॉर्सन कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टॉर्सन कांस्टेंट। तो वो टॉर्क होगा के थीटा के बराबर। अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि जितना टॉर्क शुरू में पैदा हुआ उतना ही टॉर्क रीस्टोरिंग था, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे। यहां से कैपिटल जी क्या आ जाएगा, के थीटा डी स्क्वायर बाय एम एम इंटू एल। अब बेटा जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे हेनरी कैवेंडिश, उनको पता था वो क्वार्ट्ज फाइबर यूज कर रहे हैं तो उसका टॉर्सन कांस्टेंट कितना होगा, उनको पता था कि कितने एंगल पे घूमी, उन्होंने डिस्टेंस खुद लिया था, मासेस खुद लिए थे, बीम की लेंथ खुद ली थी, तो ये सारे फैक्टर उनको नोन थे। यहां से उन्होंने जी कैलकुलेट किया था और वो जी एग्जैक्टली कितना आया था, ये आया था। इसको द फेमस बीम बैलेंस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, so this was just for the sake of extra knowledge. राइट, अच्छा, ग्रेविटेशन के कोई एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट कर सके हमारी बातों को कि हाँ ग्रेविटेशन होता है, बहुत सारा। सबसे पहले तो मैंने आपको सोलर सिस्टम की, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की मोशन की बात बता दी। उसके बाद बेटा अगर आप अर्थ पे देखो तो रेनफॉल, स्नोफॉल, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, ये सब आते हैं। तो जो रेनफॉल और स्नोफॉल होते हैं ये तो अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से होते हैं, और जो स्नो अपना लो टाइड्स और हाई टाइड्स आती हैं ओशन के अंदर,
वो सन और मून की, और मेजरली किसकी, मून की ग्रेविटेशन की वजह से होते हैं। चलिए, अच्छा, एक दो बातें और हैं जो हिडन है इस यूनिवर्सल लॉ के अंदर, उसको समझ सकते हैं अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म डिराइव करें, क्योंकि आफ्टर ऑल हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म डिस्कस करना गलत नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास ये फर्स्ट बॉडी है having mass m1 and this is the second body having mass m2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, अब क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्सेस लगाती हैं तो, और जो ए बॉडी होगी उसको बी बॉडी अपनी तरफ खींचेगी, उसको बी बॉडी अपनी तरफ खींचेगी, कितनी फोर्स लगा के, लेट्स से F12, इसका मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी। सिमिलरली जैसे न्यूटन ने बताया था, सेकेंड बॉडी क्योंकि ये फोर्सेस म्यूचुअल है, फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। अब क्योंकि हमें वेक्टर एक्सप्रेशन लिखने हैं फोर्सेस के, तो उसके लिए ये तो बताना होगा ना कि फोर्स किधर से किधर जा रही है। अगर 1 से 2 जा रही है तो इसको बोल देंगे R12 कैप। डायरेक्शन बताने के लिए कौन काम आते हैं, डायरेक्शन टेलर्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे सड़क के किनारे बोर्ड लगा होता है कि इस सिटी में जाना तो इधर को मुड़ जाओ, इस सिटी में जाना तो इधर को मुड़ जाओ। अगर फोर्सेस लेफ्ट टू राइट लगेंगी तो उसके लिए कौन बताएगा, R12 कैप। और अगर फोर्सेस बी से ए की तरफ लगेंगी तो इसके लिए कौन बताएगा, R21 कैप। क्योंकि ये दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनके बारे में एक बात कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों का सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड यूनिटी है और बराबर है। अगर दोनों का ही मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये चीज लिखी जा सकती है। दूसरा, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो अगर आपको मैग्नीट्यूड नहीं डालना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिटली आ रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, वो राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो मेरे को जरा एक्सप्रेशन लिखवाओ, फोर्स ऑन ए बॉडी बाय बी बॉडी, ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल G, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब साथ में ये फोर्स लग किधर को रही है, ए से बी की तरफ, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, तो इधर जाने के लिए डायरेक्शन कौन बताता है, R12 कैप। इसी तरह से आप F21 लिखेंगे तो वो आएगी सेम, हालांकि उसकी डायरेक्शन इधर को है तो उसके लिए कौन जवाब देगा, R21 कैप, डायरेक्शन बताने के लिए। अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन में R12 की जगह माइनस ऑफ R21 भर सकता हूं यहां से, ये माइनस आप आगे निकाल दो, GM1 M2 R21 बाय d स्क्वायर, ये किसके बराबर है, F21 के। यानी कि ये बात कही जा सकती है कि जो F12 है वो एक्चुअली नेगेटिव F21 के है, राइट, बराबर है, ये बराबर है और नेगेटिव साइन आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में है, इसका मतलब अपोजिट भी है। और दूसरा, ये फोर्सेस कब हमारे पास ऐसे फॉर्म में आई, जब R12 की जगह R21 भरा, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट भी है, पहली बात। दूसरी बात, दे आर एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, सेम लाइन के अलोंग लग रही है, उसका मतलब, और किधर से किधर लग रही है, सेंटर टू सेंटर लग रही है। तो पहली बात हमें ये पता चलती है कि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता है यहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझती हैं, मानती हैं, उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। दूसरा, ये फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, कौन सी, सेंट्रल, सेंटर टू सेंटर एक्ट करती हैं, राइट। तो ये दो बातें हमें वेक्टर फॉर्म डिराइव करने से पता चलती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास, ये तो दो बॉडीज के लिए ठहरा, अब आप सोचोगे कि सर यूनिवर्स में सिर्फ दो बॉडीज थोड़ी हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपने सन और अर्थ ले लिया तो यूनिवर्स में सिर्फ सन और अर्थ है, यूनिवर्स में तो कितनी चीजें हैं, और आपने तो कहा कि हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। तो अगर बॉडीज दो से ज्यादा हैं तो आप फोर्सेस का हिसाब कैसे रखोगे। आप देख सकते हैं कि अकेला
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ सफिशिएंट नहीं है दो से ज्यादा फोर्सेस, दो से ज्यादा बॉडीज जब प्रेजेंट हो उनकी फोर्सेस बताने के लिए। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के साथ साथ एक एक्स्ट्रा टूल आ जाता है हमारे पास यहां पे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारी हेल्प करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हेल्प करता है जब बॉडीज दो से ज्यादा प्रेजेंट हो। जैसे इमेजिन कर लो कि मेरे पास यहां पे एक बॉडी है, लेट्स से दिस बॉडी इज हैविंग मास m, और यहां पे मेरे पास तीन बॉडीज हैं, तीन डिफरेंट बॉडीज हैं विद मास m1 m2 एंड m3, ठीक है। तो ये तीनों मिलके इस m पे कितनी फोर्स लगा रही है वो देखना है। देखो m1 चाहेगी इसको अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचना, सो लेट्स कॉल इट फोर्स ऑन द गिवन बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी, लेट्स कॉल इट F1। सेकेंड बॉडी इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगी, कितनी फोर्स लगा के, लेट्स से F2 फोर्स लगा के, और ये अपनी तरफ खींचना चाहेगी लेट्स से F3 फोर्स लगा के। तो M बॉडी पे, इस बॉडी पे जिसपे हमारा फोकस था, इसके ऊपर तीन डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार बॉडीज प्रेजेंट है। तो सिर्फ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ तो हेल्प नहीं करेगा, वो तो या तो इन दोनों में बता सकता है, या इन दोनों में बता सकता है, या इन दोनों में बता सकता है। एट ए टाइम वो सभी में तो नहीं बता सकता, ठीक है। एट ए टाइम सभी में बताने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इंडिविजुअल फोर्सेस निकालो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ यूज करके, फिर मेरे को यूज करके उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए इस तरह से इसको टैकल किया करेंगे हम, जैसे भी इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए। फाइनली हम न्यूटन की एक लास्ट थिंग आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। दैट थिंग इज न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन्स शेल थ्योरम क्या करती है? न्यूटन शेल थ्योरम हमारी हेल्प करती है किसी सॉलिड स्फीयर, या हमारे पास सॉलिड स्फीयर की बजाय कोई शेल हो, ठीक है, या तो हमारे पास क्या हो, कोई सॉलिड स्फीयर हो यहां पे, या फिर हमारे पास क्या हो, एक शेल। शेल क्या होता है? जो अंदर से खोखला होता है, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर क्या होता है? जो अंदर से भी सेम मटेरियल से भरा पड़ा होता है। जैसे आयरन स्फीयर मतलब अंदर से भी आयरन है उसके सब जगह पे, खाली नहीं है अंदर से भी, और ये खोखला है। तो जो न्यूटन शेल थ्योरम है वो बेसिकली हमारी हेल्प करती है किसी स्फीयर या किसी शेल की वजह से किसी पॉइंट मास के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ये कैलकुलेट करने में। क्या कैलकुलेट करने में? कि एक सॉलिड स्फीयर या एक शेल कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब यहां पे दोनों का मास आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों का रेडियस, ठीक है। अब सपोज करो कि केस पहला है,
जब पॉइंट मास आउटसाइड लाई करे, जब पॉइंट मास आउटसाइड लाई करे, ठीक है। तो इस केस में न्यूटन शेल थ्योरम ये कहती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, लेट्स से दोनों के लिए बॉडी यहां पे लाई करेगी, सॉलिड स्फीयर के लिए भी d डिस्टेंस पे है, चाहे वो शेल के लिए d डिस्टेंस पे पड़ी है, दोनों के केस में जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। पर अगर ये पॉइंट मास अंदर लाई करता है तो सब केस बन जाएंगे इसके। पहला सब केस, शेल के लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब अब ये जो बॉडी है ये बाहर नहीं लाई कर रही, अब ये बॉडी कहां लाई कर रही है, इट लाइज समवेयर इनसाइड, ठीक है, इट लाइज समवेयर इनसाइड। इफ इट लाइज समवेयर इनसाइड तो शेल के लिए तो आंसर जीरो हो जाएगा। शेल अंदर पड़ी चीजों के ऊपर अपनी वजह से, खुद की वजह से कोई फोर्स नहीं लगाता। जैसे मैं इस रूम के अंदर हूं, लेट्स से आई एम इन अ शेल, तो इस रूम की वजह से मेरे ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। दूसरा, सॉलिड के केस में जितना आप अंदर आ गए उसके, लेट्स से आप यहां पे आ गए, जो उसका टोटल रेडियस था वो कैपिटल आर था स्फीयर का, आप आ गए अंदर, तो आपके लिए रेडियस कितना बचा, लेट्स से आपके लिए रेडियस बचा स्मॉल आर, ठीक है। और इस बचे हुए, अगर टोटल स्फीयर का मास m था और इस अंदर वाले बचे हुए स्फीयर का मास mr है, which means residual mass, r stands for residual mass। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस बॉडी के ऊपर, ये जो अंदर पड़ी है जिसका मास स्मॉल m है, जो पहले बाहर पड़ी थी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ रेजिड्यूल स्फीयर, ये अंदर वाला जो छोटा स्फीयर बच गया है, सॉलिड स्फीयर, जिसका खुद का मास mr है और जो बॉडी पड़ी है वो यहां पे पड़ी है जिसका मास स्मॉल m है और जो इसका डिस्टेंस है सेंटर से वो r है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स रेजिडुअल मास इनटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय ये जो नया डिस्टेंस है स्मॉल r, इसके रेडियस के स्क्वायर, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी। अच्छा, अगर आप रेजिडुअल मास यहां पे पुट करना भी चाहते हो तो वो रेजिडुअल मास किसके बराबर होगा, अलग से कैलकुलेट कर लें। देखो, रेजिडुअल मास होगा रेजिडुअल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि हमने यहां पे स्फीयर को यूनिफॉर्म डेंसिटी का माना है। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, तो यही बचा है स्फीयर, इनटू डेंसिटी। एक काम करो, कैपिटल R क्यूब से डिवाइड कर दो और कैपिटल R क्यूब से यहां पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो थोड़ा सा टर्म्स रीअरेंज करेंगे, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, इसको यहां लिख लेता हूं, मतलब R क्यूब स्मॉल वाले को बाहर कर दिया, इसको अंदर कर दिया, तो ये बन गया पूरी अर्थ का मास, या पूरे उस स्फीयर का मास जिसकी बात कर रहे थे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वो बन गया मास। सो दिस कम्स आउट टू बी दिस। तो इसका मतलब ये है कि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं उसको, mr को g बाय r स्क्वायर इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, कैंसल आउट। अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला बचता है इस केस के लिए g m m बाय r क्यूब इंटू स्मॉल r, लीजिए, यानी कि अब कितना डिस्टेंस रह गया है वो पता हो आपको,
ठीक है, और दोनों बॉडीज के मास पता हो कंप्लीट बॉडी का, और साथ में रेडियस पता हो उस बॉडी का, डिस्टेंस पता हो, ठीक है, रेडियस उस बॉडी का आर कंप्लीट का, ठीक है, तो यहां से आप वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन-शार्ल थ्योरम, इफ ए पॉइंट मास लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन द पॉइंट मास is because of the part of the sphere which is interior to that point mass, जो उसके अंदर है, जो उसके पांव के तले, right? This was all about today. I hope you have understood the things.